वेलकम यू ऑल। मैं हूं संदीप चौधरी और आज हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन के बारे में, जो कि हमारी बीटेक सिलेबस की फिफ्थ यूनिट है। अब तक 4 यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं इसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। ये फर्स्ट ईयर का सिलेबस है। तो कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे आज। तो फिफ्थ यूनिट स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले इसमें टॉपिक आता है कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन है क्या? कम्युनिकेशन इज द शेयरिंग और ट्रांसफरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक प्लेस से हमारे दूसरे प्लेस पर जो ट्रांसफर हो रहा है हमारा डेटा या इंफॉर्मेशन, वही हमारी कम्युनिकेशन कहलाता है। अब कम्युनिकेशन की प्रोसेस क्या है इसके बारे में जानते हैं। अब कैसे हमारा डेटा ट्रांसफर होता है। अब जनरली हम दो लोग सामने खड़े हैं तो आपस में बात कर सकते हैं, ये तो नॉर्मल कम्युनिकेशन। अब इन्हीं को हम दूसरी काफ़ी दूर डिस्टेंस पर अगर हम कम्युनिकेट करें, जो कि फ़ोन से करते हैं या किसी और से, तो ये ट्रांसफ़र होता कैसे है? इतनी दूर तक हमारी आवाज़ तो जाती नहीं है, लेकिन फिर भी हम बात कर पाते हैं। तो कैसे कर पाते हैं? देखिए, सबसे पहले आता है हमारा इन्फॉर्मेशन सोर्स, जहाँ से हम जनरेट कर रहे हैं। जो हमारी वेव है या जो सिग्नल है, हम कहाँ से जनरेट करते हैं, उसे कहते हैं हम इन्फॉर्मेशन सोर्स। अब हमने किया मैसेज जनरेट, मैसेज या जो भी हमने बोला वो जनरेट हो गया, साउंड जनरेट हो गया एनालॉग की फॉर्म में, तो मैसेज सिग्नल आ गया। अब मैसेज सिग्नल क्या करेगा, ये जाएगा हमारा ट्रांसड्यूसर के पास। अब ट्रांसड्यूसर होता क्या है? इट कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर। एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब ट्रांसड्यूसर के एग्जांपल क्या है? देखिए, हमारा माइक्रोफोन है या लाउड स्पीकर है, ये हमारे ट्रांसड्यूसर के एग्जांपल है। अब ट्रांसड्यूसर की जरूरत क्यों है? क्योंकि देखिए, जो हम बात करते हैं वो एनालॉग में बहुत कम डिस्टेंस तक जा सकती है, लेकिन जो हम इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में यूज करते हैं, जैसे फोन में, माइक्रोफोन में या लाउड स्पीकर में, तो ये हमारी क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को नीडेड होती है, इनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो हमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल चाहिए, तो हम ट्रांसड्यूसर नहीं लगाएंगे तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आएगा कहाँ से? तो ये हमारे ट्रांसड्यूसर इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। अब बात आती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, तो हो गया हमारा कन्वर्ट, आया सिग्नल इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो गया ट्रांसड्यूसर के थ्रू। अब बात आती है मॉड्यूलेटर की। अब मॉड्यूलेटर क्या करेगा? अब देखिए, जो बात की है हमने वो एक शॉर्ट डिस्टेंस तक कवर हो सकती है, उसकी रेंज होगी बहुत कम। हमने बोला तो यानी हमारी 10 मीटर 50 मीटर यहीं तक आवाज जाएगी, और तेज बोलेंगे 100 मीटर तक चली जाएगी। लेकिन हम 100 किलोमीटर तक कैसे ले जाएंगे इसे? यहाँ अगर दिल्ली से मुंबई, कलकत्ता कहीं और ले जाना है, वहां तक कैसे जाएगी? तो मॉड्यूलेटर क्या करता है हमें? मॉड्यूलेटर प्रोवाइड करता है एक हाई फ्रिक्वेंसी की कैरियर वेव, उसमें ऐड कर देता है। मैसेज सिग्नल की कोई वेव है, उसमें एक हाई फ्रिक्वेंसी की वेव ऐड कर देगा, जिससे वो हो जाएगी मॉड्यूलेटेड। देखिए मॉड्यूलेटेड कैसे होगी, देखिए ऐसे करके समझिए इसे। देखिए ये है, ये कोई सिग्नल है हमारा, ये पहला वाला, ये हमारा नॉर्मल सिग्नल है जो हमने बात की है। तो देखिए इसकी हाई फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी क्या है? देखिए इतनी डिस्टेंस में केवल हाफ साइकिल कवर कर पा रहा है। लेकिन देखिए जो हमारी कैरियर सिग्नल है, सेकंड पार्ट देखिए, कैरियर सिग्नल वेवफॉर्म। तो कैरियर सिग्नल की देखिए फ्रीक्वेंसी कितनी हाई है, इतने ही आधे पार्ट में इसकी देखिए, एक, दो, 2.5 इसकी जो है साइकिल कंप्लीट हो चुकी हैं। मतलब अगर इसकी पूरी एक साइकिल कंप्लीट होगी तब तक इसकी 5 साइकिल कंप्लीट हो जाएंगी। तो देखिए इसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी हाई है। तो ये क्या करेंगे, दोनों सबमर्ज हो जाएंगे, इसमें ऐड हो जाएगा कैरियर सिग्नल में। कैरियर सिग्नल इसमें जो मैसेज सिग्नल है इसमें ऐड हो जाएगा, या कह सकते हैं सुपर इम्पोज हो जाएंगे। मैसेज सिग्नल इज सुपर इम्पोज्ड ऑन अ हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव। इसमें ऐड होने के बाद में ये बन जाएगी वेवफॉर्म कुछ ऐसी। तो ये हमें काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिशन करा पाएगी। अब दूसरा देखिए कुछ ऐसे ट्रांसमिशन, अगर ये देखिए मॉड्यूलेशन होता क्या है। ये देखिए, ये आपका मान लीजिए जो आदमी खड़े हैं, ये हैं आपके मैसेज सिग्नल। अब मैसेज सिग्नल अगर नॉर्मली ये पैदल जाएगा तो कितनी दूर तक जा सकता है? या तो काफ़ी डिस्टेंस कवर करने में इसे काफ़ी टाइम लगेगा, या आगे जाकर थक जाएगा और ये बैठ जाएगा। अब इसी को हम अगर ट्रांसड्यूसर वो समझें, कैरियर वेव जो बस है, ये हमारी कैरियर वेव क्योंकि कैरी करती है ये। तो देखिए ये मैसेज सिग्नल जाएगा कैरियर सिग्नल में, ऐड हो गए दोनों, देखिए सुपर इम्पोज हो गया, इसमें जाके बैठ गया। अब ये जाएगा जहाँ तक डिस्टेंस है वहाँ पर पहुँच जाएगा, और ये इस पैसेंजर को वहाँ से निकाल देगा इसके स्टेशन पर।
तो बस से निकल जाएगा, तो देखिए मैसेज सिग्नल में पहुंच गया, वापस यहाँ से आके उतर गया कहीं और। तो देखिए ये सुपर इम्पोज या ऐड हुआ था सिग्नल, जो कैरियर सिग्नल था हमारा, जो बस में ऐड हुआ था, वहां से निकल गया। तो इसे ही हम बोल देते हैं, पहले जो ऐड हुआ है वो बोलेंगे मॉड्यूलेटर, और उतरने को बोलेंगे हम इसको डीमॉड्यूलेटर। अब इसी को देखिए आगे देखते हैं। ये हो गया हमारा मॉड्यूलेटर, या इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया और उसमें हाई फ्रिक्वेंसी की वेव हो गई ऐड, तो वो हमारा सिग्नल हो गया मॉड्यूलेट। इलेक्ट्रिकल सिग्नल अब हमारा हो चुका है मॉड्यूलेट। अब देखिए एम्पलीफायर क्या है। एम्पलीफायर करता है हमारी जो स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज। हम जो बात कर रहे हैं वो लो फ्रिक्वेंसी, सॉरी, जो उसकी स्ट्रेंथ है वीक होगी, लेकिन अगर हमें उससे इंक्रीज कराना है तो हमें जरूरत पड़ती है एम्पलीफायर की। जैसे कि हम आप देखा भी होगा आपने, डीजे बॉक्स में या साउंड बॉक्स में एम्पलीफायर होता है, वो इंक्रीज करता है, कर देता है उसकी स्ट्रेंथ। अब ये एम्पलीफायर के बाद में पहुंचती है हमारी जो मैसेज सिग्नल है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है एंटीना पर। अब एंटीना करेगा क्या? अब एंटीना इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लेगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवफॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, और उसे कराता है हमारा ट्रांसमिशन। हमने फोन पर बात की तो एक एंटीना हमारे फोन के पास में होगा, जहां भी हम बात करें उस एरिया में, और दूसरा एंटीना होगा हमारा जहां पर बात को पहुंचा रहे हैं। तो वो एंटीना क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लेगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में कर देगा कन्वर्ट। उसके बाद में ये एयर के थ्रू, देखिए यहाँ से ये एयर के थ्रू ये होगा हमारा ट्रेवल। ये हो गया हमारा ट्रेवल और पहुंच गया हमारा दूसरे एंटीना। अब ये एंटीना दूसरा वाला उस ईएम वेव को रिसीव करेगा और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कन्वर्ट कर देगा हमारी इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। अब देखिए इतनी दूर आने के बाद जो है हमारी सिग्नल फिर से वीक हो जाएगा, तो उसे फिर से एम्पलीफाई करेंगे हम, उसे फिर से स्ट्रेंथ देंगे, तो स्ट्रेंथ को करेगा ये फिर से इंक्रीज, एम्पलीफाई हो गया। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल अब ये हमारा एम्पलीफाई होने के बाद में पहुंचता है डीमॉड्यूलेटर के पास। देखिए वो बस में बैठा था, उसके बाद में पहुंच गया वहां तक, स्टॉप तक। अब स्टॉप पे उतरेगा वो बस से, तो बस से उतरेगा तो वो होगा हमारा डीमॉड्यूलेटर। मतलब जो ऐड हुई थी हाई फ्रिक्वेंसी की वेव, अब वो उसमें से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में से हो जाएंगे रिमूव। सुपर इम्पोज जो हुई थी हमारी, वो अब रिमूव हो गई। तो यही कहलाता है हमारा डीमॉड्यूलेटर की प्रोसेस। अब इसके बाद में फिर से ट्रांसड्यूसर में जाएगा, क्योंकि देखिए हम जो सुनते हैं वो इलेक्ट्रिकल की फॉर्म में तो नहीं सुनेंगे, जो हम बोल रहे हैं उसी फॉर्म में होनी चाहिए हमारी एनर्जी। जबकि हमारा जो पहला ट्रांसड्यूसर था उसने क्या किया था, हमारे मैसेज सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिए थे। इलेक्ट्रिकल में क्यों कन्वर्ट किया था? क्योंकि जो हमारा एंटीना है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल चाहिए उसे, तो इसलिए हमने इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट किया था। अब ट्रांसड्यूसर करता क्या है, दूसरा वाला दूसरा करेगा जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उससे फिर से मैसेज सिग्नल में कन्वर्ट, और हमें मिल जाएगा एक ओरिजिनल सिग्नल। तो प्रोसेस देखिए फिर से यही है। अब ये इतना कॉम्प्लेक्स डायग्राम नहीं है, अगर आपने ये एक पार्ट याद कर लिया तो दूसरा भी याद हो जाएगा। सिमिलर वही है, देखिए यहाँ से देखिए, पहले बात आती है हमारी इंफॉर्मेशन सोर्स की। इंफॉर्मेशन सोर्स आया, मैसेज आया, ये गया ट्रांसड्यूसर के पास, उसने कन्वर्ट कर दिया और मॉड्यूलेटर के पास पहुंच गया, फिर पहुंचा एम्पलीफायर के पास, फिर एंटीना के पास। अब यहीं से देखिए जो ये प्रोसेस है ये अपोजिट है। अब यहाँ से उल्टे चलेंगे हम, एंटीना से एम्पलीफायर पर गया, फिर डिमॉड्यूलेटर पर गया, डिमॉड्यूलेटर से फिर से ट्रांसड्यूसर पर गया, ट्रांसड्यूसर से गया हमारा इंफॉर्मेशन सोर्स पर। यही हमारी उल्टी प्रोसेस हो जाएगी। तो यही होगी हमारी टोटल प्रोसेस ओवरऑल। अब आगे बात करते हैं इसकी सिंपल डायग्राम की। ये तो हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स डायग्राम। अब सिंपल डायग्राम कैसे है देखिए, एक होगा हमारा ट्रांसमीटर जो ट्रांसमिट करेगा हमारी जो सिग्नल को जनरेट करेगा, और ये जाएंगे सिग्नल हमारे चैनल की फॉर्म में, चैनल में जाएगा, यानी चैनल यानी एयर में और एटमोस्फियर में या जहां भी, या वायर में किसी में, और उसके बाद में वो हो जाएगा हमें रिसीव। यही है हमारी इसकी स्मॉल प्रोसेस। अब बात करते हैं इनके कंपोनेंट की, कि इनके कंपोनेंट जो यूज है हुए हैं उनकी डेफिनेशंस क्या है, उसकी वर्किंग क्या है। इंफॉर्मेशन सोर्स, इट इज यूज टू जनरेट मैसेज सिग्नल विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो, वीडियो और डेटा। इंफॉर्मेशन सोर्स क्या है, जो भी हमें जनरेट करके दे रहा है मैसेज सिग्नल या साउंड या वीडियो डेटा, जो भी दे रहा है वो हमारी होगी इंफॉर्मेशन सोर्स, इंफॉर्मेशन होगी। अब बात करते हैं ट्रांसड्यूसर की। इट इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर, एक फॉर्म से दूसरी एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट करता है। अब बात करते हैं मॉड्यूलेटर की। मैसेज सिग्नल इज सुपर इम्पोज्ड
on a high frequency carrier wave, देखिए high frequency, so that it can travel or it can cover long distance. ये लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर सके इसलिए हम हाई फ्रिक्वेंसी की कैरियर वेव इस पर सुपर इम्पोज कराते हैं मैसेज पर या ऐड कराते हैं। अब बात करते हैं एम्पलीफायर की। दिस ब्लॉक इज यूज्ड टू एनहेंस और इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल बिफोर ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन से पहले भी इंक्रीज कराते हैं और ट्रांसमिशन के बाद में। अब बात करते हैं हम इसकी ट्रांसमिटिंग एंटीना की। ट्रांसमिटिंग एंटीना इज यूज्ड टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच कैन ट्रेवल इन द एटमोस्फियर। देखिए ये क्या करता है, ट्रांसमिटिंग एंटीना इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लेगा और ईएम वेव में कन्वर्ट कर देगा उसे, और ये होंगी हमारी एयर के थ्रू ट्रेवल। देखिए द आउटपुट ऑफ द ट्रांसमीटर सेक्शन ट्रेवल थ्रू अ पाथ ऑफ मीडियम टू रीच रिसीवर, दिस पाथ इज कॉल्ड चैनल। अब देखिए जो पाथ कवर कर रहा है यानी एयर में जा रहा है उसे कहते हैं हम चैनल। अब या तो एयर में जाएगा या वायर के थ्रू जाएगा। वायर के थ्रू जाएगा तो हमें ये कहेंगे हम वायर्ड मीडियम, अगर एयर में जा रहा तो इसे कहेंगे हम वायरलेस मीडियम। अब बात करते हैं रिसीविंग एंटीना की। अब रिसीविंग एंटीना क्या करता है, तो रिसीविंग एंटीना दूसरा वाला जो एंटीना वो क्या करेगा, वो करेगा ईएम वेव को रिसीव और वो कर देगा उसे कन्वर्ट। तो देखिए यही लिखा है, इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन द एटमॉस्फेयर इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। फिर से एम्पलीफायर की जरूरत पड़ती है हमें क्योंकि वीक हो जाता है हमारा सिग्नल। तो क्या करता है, इट इज यूज्ड टू इनक्रीज और एनहेंस द स्ट्रेंथ अगेन। ये स्ट्रेंथ को फिर से हमारा इंक्रीज करता है। अब बात आती है दूसरी डीमोडुलेटर की। हियर कैरियर वेव इज सेपरेटेड फ्रॉम दिस सिग्नल। अब जो ऐड हुई थी हमारी हाई फ्रिक्वेंसी की वेव उसे कर देगा ये रिमूव, सेपरेट कर देगा। ट्रांसड्यूसर टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू ओरिजिनल सिग्नल। अब देखिए ओरिजिनल सिग्नल से हमारा इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हुआ था, तो ट्रांसड्यूसर फिर से क्या करेगा, लास्ट टाइम पर जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उससे कर देगा मैसेज सिग्नल में कन्वर्ट। अब बात आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की। ये स्पेक्ट्रम काफी बड़ा है लेकिन इजी भी है। इसे याद करना जितना डिफिकल्ट लग रहा है ये उससे ज्यादा इजी है। देखिए कैसे इजी है, ये ई एल वी नहीं है, ये ई एल एफ है, एफ और फ्रिक्वेंसी। तो देखिए इनकी नेमिंग भी बहुत इजी है। ई एल एक्सट्रीमली लो फ्रिक्वेंसी, एफ का मतलब फ्रिक्वेंसी, तो ये देखिए एक्सट्रीमली लो, वॉइस फ्रिक्वेंसी, वेरी लो फ्रिक्वेंसी। अब इसके बाद में हो जाएगा इजी, वेरी लो फ्रिक्वेंसी के बाद में लो फ्रिक्वेंसी, मीडियम, हाई फ्रिक्वेंसी, वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी, सुपर हाई फ्रिक्वेंसी एंड एक्सट्रीम हाई फ्रिक्वेंसी। देखिए नाम के साथ साथ इनकी फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है तो नाम भी बढ़ा रहे हैं। देखिए कैसे, एक्सट्रीमली लो यानी काफी लो, वॉइस फ्रिक्वेंसी आती है इसके बाद में। अब आती है वेरी लो फ्रिक्वेंसी, उसके बाद में आती है लो फ्रिक्वेंसी। वेरी लो से लो इंक्रीज कर रहा है, लो से फिर करेगा हमारा मीडियम, मीडियम से जाएगा हमारा हाई, हाई से वेरी हाई कर सकते हैं हम, वेरी हाई से कर सकते हैं हम अल्ट्रा हाई, अल्ट्रा हाई की बात कर सकते हैं हम सुपर हाई, सुपर हाई की बात करेंगे एक्सट्रीमली हाई यानी सुपर से भी ज्यादा। तो देखिए जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी हमारी इंक्रीज करेगी, देखिए इस साइड पे हमारी फ्रिक्वेंसी, ये फ्रिक्वेंसी डाउनवर्ड इंक्रीज कर रही है तो देखिए वेवलेंथ क्या करेगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो वेवलेंथ ऊपर की साइड में हमारी इंक्रीज करेगी और जबकि नीचे की साइड में हमारी वेवलेंथ डिक्रीज करेगी। देखिए जैसे कि वेवलेंथ 10⁻⁷ मीटर है, देखिए जैसे जैसे ये नीचे जा रहा है वेवलेंथ हमारी ये डिक्रीज करती जा रही है और फ्रिक्वेंसी कर रही है हमारी नीचे जाने पर इंक्रीज। वेवलेंथ ऊपर जाएगी तो इंक्रीज करेगी और ऊपर जाने पर फ्रिक्वेंसी हमारी डिक्रीज करेगी। इनवर्स होते हैं दोनों। देखिए जैसे ये लिखा हुआ है, ये लिखी हुई है इनकी रेंज। एक्सट्रीमली लो फ्रिक्वेंसी की रेंज कहाँ से कहाँ तक हुई, देखिए एक याद कर लीजिए आप 10⁻⁷, ये याद कर लिया तो पूरी फ्रिक्वेंसी टेबल आपको याद होगी वेवलेंथ के टर्म में। देखिए 7 6 5 4 3 2 0 -1 -2 -3 -4 -4, देखिए माइनस होते मतलब एक पावर डिक्रीज हो रही है। 10 6 5 वो सॉरी 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 ऐसे करके डिक्रीज हो रही है हर एक टर्न पर। और देखिए इस पे क्या हो रहा है पहले से ही देखते हैं। देखिए तो जैसे ही ये जो बता रहा है हमारी रेंज क्या है, तो देखिए ये रेंज हमारी पहले
जो बॉक्स में जो रेंज होगी वो क्या होगी हमारी 6 से लेकर 7 तक, 10⁶ से 10⁶ मीटर तक जो वेवलेंथ होगी वो आएगी हमारी एक्सट्रीमली लो फ्रिक्वेंसी में। 5 से 6 पर जो आएगी वो आएगी हमारी ये जो वेवलेंथ है ये, इसके बीच में आएगी 5 से लेकर 6। इस बॉक्स में जो आएगी वो आएगी हमारी 4 से 5, इसमें 4 से 3, ये 3 से 2 मीडियम वाले में, फिर आएगी 2 से 1 हाई में, 1 से 0 आएगी वेरी हाई में, 0 से 1 आएगी अल्ट्रा हाई में, -1 से -2 आएगी सुपर हाई में, -2 से -3 आएगी एक्सट्रीमली हाई फ्रिक्वेंसी। अब -3 से -4 आएगी हमारी मिलीमीटर वेव्स में। मिलीमीटर वेव्स छोड़ दिए इस बार, यहाँ तक देखिए बस इससे पार्ट से ऊपर, इस बॉक्स से ऊपर देखिए, नीचे वाले बॉक्स को वो करेंगे बाद में। अब बात करते हैं, अब इसे ही अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म में देखें तो क्या होगा। अब देखिए आपने अगर याद कर लिया ये 10⁷ से, तो आप इसे इजीली कर सकते हैं। देखिए अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की तरफ। ये तो वेवलेंथ की, अब आती है फ्रीक्वेंसी डाउनवर्ड जाने पर करेगी हमारी इंक्रीज। देखिए वेवलेंथ तो हमारी डिक्रीज कर रही है, जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं वेवलेंथ कर रही है हमारी डिक्रीज। अब नीचे जाने पर फ्रीक्वेंसी हमारी कर रही है इंक्रीज, ये फ्रीक्वेंसी हमारी इंक्रीज कर रही है नीचे जाने पर। तो देखिए कैसे कैसे इंक्रीज करेगी, कितने टर्म होंगे इसके। 30 हर्ट्ज से शुरू हो रही है, देखिए 30 हर्ट्ज से चली 300 हर्ट्ज, 3000 हर्ट्ज, 1000 बोलते हैं हम किलो, तो हमने सिंप्लिसिटी के लिए हम किलो मेगा गीगा या हर्ट्ज कर देते हैं कन्वर्ट। तो किलो हर्ट्ज क्या होता है, किलो क्या होता है 10⁻3, मेगा क्या होता है 10⁻6, गीगा होता है हमारा 10⁹ तो देखिए यही है, जैसे ही हमारी 000 आते जाएंगे हम गीगा की जगह पे, सॉरी किलो की जगह पे मेगा, मेगा की जगह पे अगर मेगा में भी 30 आ गए तो फिर कर देंगे उसे गीगा में कन्वर्ट, क्योंकि हमारी जो सिंप्लिसिटी के लिए हमें यूजफुल होगा। तो देखिए 30 से चला, अब इसमें भी 30 याद रखना है, 30 हर्ट्ज से 300 हर्ट्ज, 300 से 3000 हर्ट्ज होगा, और जिसे कर देंगे हम 3K यानी 3 किलो हर्ट्ज। 3 से 30 किलो हर्ट्ज, 300 किलो हर्ट्ज, फिर आएगा हमारा 3 मेगा हर्ट्ज यानी 3000 किलो हर्ट्ज। अब 3000 किलो हर्ट्ज हो जाएगा हमारा 3 मेगा हर्ट्ज। किलो हर्ट्ज क्यों होगा मेगा हर्ट्ज, देखिए किलो में क्या होगा 10⁻3, अब एक और 3000 हो गया यानी 30 और आ गए इसमें, 30 पहले ही थी किलो में, अब 30 और आ गए तो 60 हो गए। अब 60 क्या कहलाती है हमारी मेगा, तो मेगा आ गया 3 मेगा हर्ट्ज। 3 मेगा हर्ट्ज के बाद हो जाएगा हमारा 30 मेगा हर्ट्ज, 30 मेगा हर्ट्ज के बाद आएंगे हमारे 3000 मेगा हर्ट्ज, 3000 मेगा हर्ट्ज के बाद आएंगे हमारी, सॉरी 300 मेगा हर्ट्ज के बाद आएंगे हमारी 3000 मेगा हर्ट्ज। अब देख मेगा हर्ट्ज में 10⁶ था, अब 3000 मेगा हर्ट्ज होगी, 30 और ऐड हो गई, तो 30 हटाएंगे हम तो मेगा की जगह पर कर देंगे हम गीगा, 3 गीगा हर्ट्ज, 30 गीगा हर्ट्ज एंड 300 गीगा हर्ट्ज, यहीं तक बात करेंगे हम अभी। तो देखिए इनकी रेंज भी ऐसे ही है, पहले बॉक्स में जो आएगा वो होगा हमारा 30 मेगा हर्ट्ज से 300 मेगा हर्ट्ज तक, ये बॉक्स में पहले वाले, इस बॉक्स में 3000, ये दूसरे बॉक्स में आएगा 300 मेगा हर्ट्ज से 3 किलो हर्ट्ज या 3000 किलो मेगा, सॉरी 3000 हर्ट्ज तक। अब 3 किलो हर्ट्ज से शुरू हो जाएगा हमारा 30 किलो हर्ट्ज तक वेरी लो फ्रिक्वेंसी में, फिर आएगी लो फ्रिक्वेंसी के बाद जो होगी हमारी 30 किलो हर्ट्ज से 300 किलो हर्ट्ज, 300 किलो हर्ट्ज से हमारे 3000 किलो हर्ट्ज यानी 3 मेगा हर्ट्ज, फिर से ये आगे जाएगा 3 से 30, 30 से 300, 300 से फिर से जाएगा 3000 यानी 3 गीगा हर्ट्ज, 3 से फिर से 30 में जाएगा, 30 से जाएगा वो 300। तो देखिए एक याद करना है आपको 10⁷ और 30 हर्ट्ज। अब दोनों अपोजिट चलते हैं, डाउनवर्ड जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी और वेवलेंथ करेगी हमारी डिक्रीज। अब देखिए इसमें स्पेक्ट्रम में है क्या, ये देखिए ये लो फ्रिक्वेंसी कहाँ तक कहलाती है, ये याद करना जरूरी नहीं है आपके लिए, किलो तक जाएगी तो लो कहलाएगी, जितनी भी मेगा में चलेगी वो हमारी मीडियम कहलाएगी, एम फॉर मेगा एम फॉर मीडियम याद कर सकते हैं। अब मेगा में चलने के बाद आती है हमारी गीगा, गीगा मेगा से बड़ी है,
तो मेगा से बड़ी है तो ये कहलाएगी हमारी। देखिए जितनी भी मेगा में है वो मीडियम है, मेगा से नीचे यानी किलो और हर्ट्ज में, केवल हर्ट्ज और किलो हर्ट्ज में है, वो हमारी लो। अब मेगा के बाद आता है गीगा। जैसे ही गीगा हमारा स्टार्ट होगा वैसे ही हो जाएगी हमारी हाई फ्रिक्वेंसी। ये इसका जो नेम है वो भी ये एक्सट्रीमली लो वॉइस, केवल वॉइस याद करना है इसमें से। एक्सट्रीमली लो, फिर वॉइस, वॉइस के बाद आती है हमारी एक सीक्वेंस चालू, चालू हो जाता है। देखिए वेरी लो फ्रिक्वेंसी, मीडियम फ्रिक्वेंसी, हाई फ्रिक्वेंसी, वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी, सुपर हाई फ्रिक्वेंसी एंड एक्सट्रीमली हाई फ्रिक्वेंसी। ये आपको याद करना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। 10⁻³ से 10⁻³ से और 10⁻⁴ तक जाता है, वो कहलाता है हमारा मिलीमीटर वेव्स। फिर चलता है 10⁻⁻6 से 0.7 इंटू 10⁻⁻7 तक IR वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स। फिर आता है उसके बाद में विजिबल रेज, गामा, एक्स एंड कॉस्मिक रेज आती हैं इसके बाद में 0.7 इंटू 10⁻⁻6 मीटर के बाद में। अभी देखिए इसके चार्ट को भी देखते हैं एक बार, कैसे है इसका चार्ट। ये रहा, ये देखिए एक्सट्रीमली लो फ्रिक्वेंसी, वॉइस फ्रिक्वेंसी, वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, लो फ्रिक्वेंसी, मीडियम फ्रिक्वेंसी, हाई फ्रिक्वेंसी, वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी, सुपर हाई फ्रिक्वेंसी एंड एक्सट्रीमली हाई फ्रिक्वेंसी। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो आपको इनकी PDF मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। अब इसके बाद में देखिए ये इसकी और वैल्यूज हाई हो चुकी हैं, लेकिन आप इन तक करेंगे तो भी आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। इंफ्रारेड रेड है, ये विजिबल रीजन है बीच वाला, ये अल्ट्रावायलेट रीजन है, ये गामा रेस, एक्स रेस, कॉस्मिक रेस और जो भी हैं रेस वो इसमें है। अब ये इनकी रेंज है। फ्रिक्वेंसी देखिए जैसे ही राइट बार जा रही है हमारी इंक्रीज कर रही है, और इसी तरफ अगर हमारी वेवलेंथ देखेंगे तो ये हमारी 7654 ये और डिक्रीज करेगी, वेवलेंथ डिक्रीज करेगी, फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करेगी। अब बात करते हैं इसके आगे, मॉड्यूलेशन। अब मॉड्यूलेशन क्या बताया था मैंने, जैसे कि जो हमारा पैसेंजर था वो बस में बैठ गया, बस में बैठने के बाद में पहुंच गया वो दूसरी जगह और फिर वहां पर उतर गया, तो मॉड्यूलेशन क्या था, बस में बैठना, यानी हाई फ्रिक्वेंसी वे में सुपर इम्पोज हो जाता है जो मैसेज। अब देखिए मैसेज क्या है, सबसे पहले अब इसके बाद में बात करते हैं। देखिए मॉड्यूलेशन के पहले, इट इज अ प्रोसेस इन विच लो फ्रिक्वेंसी मैसेज सिग्नल इज सुपर इम्पोज्ड ऑन हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर वेव्स। अब जो हाई फ्रिक्वेंसी की जो वेव्स हैं उन्हें हम कहते हैं कैरियर वेव्स, लो फ्रिक्वेंसी ऐड हो जाती है हाई फ्रिक्वेंसी पर, ये दोनों ऐड होने के बाद आगे ट्रांसमिट करती हैं ताकि लंबी जो ट्रांसमिशन है इनका काफी दूर तक हो सके। It is in this process the parameters of the carrier wave varies or changes according to the message। अब देखिए मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग हमें जो हमारा कैरियर वेव है वो चाहिए। अब देखिए हमें रिक्वायरमेंट है लो डिस्टेंस की, अब लो डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है तो इसके लिए हम बाइक का भी यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं उसका यूज करें। देखिए अब देखिए इसमें हमारा कैरियर सिग्नल है छोटा, तो देखिए ये कहीं ना कहीं हमें इफेक्ट करेगा, और हमारा मैसेज सिग्नल है हाई। अब इसी में देखिए अगर हमारा मैसेज सिग्नल छोटा है और कैरियर वेव हाई है तो ये हमारा सफिशियंट है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ये है या ये, इसे देखिए ये हमारा कैरियर सिग्नल कुछ ज़्यादा ही छोटा है और ये मैसेज सिग्नल है हमारा बड़ा। देखिए मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग कैरियर सिग्नल चाहिए, तो ये देखिए हमारा सफिशियंट नहीं है इसके लिए। तो हमें सफिशियंट चाहिए तो हमारा जो कैरियर सिग्नल है वो वरी करता है हमारा मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग। अगर कैरियर सिग्नल छोटा है तो वो हमारा कुछ इफेक्टिव नहीं होगा। तो देखिए क्या होता है, मैसेज सिग्नल आता है पहले और इधर से आता है हमारा कैरियर सिग्नल, ये हाई फ्रिक्वेंसी का है, दोनों जाकर हो जाते हैं ऐड होने के बाद हो जाते हैं हमारे ये मॉडिफाइड या मॉड्यूलेटेड हमारे सिग्नल कहलाते हैं। देखिए ये वेव आई थी, ये दोनों
मिक्स होकर हो गई हमारी चेंज। यही कहलाती है हमारी मॉडिफाइड सिग्नल या मॉड्यूलेशन। अब मॉड्यूलेशन की जरूरत क्यों होती है? देखिए, रिडक्शन ऑफ नॉइज एंड इंटरफ्रेंस मिक्सिंग। अब देखिए, जब हम बात करते हैं क्राउड क्राउड जो होती है, हम भीड़ में बात कर रहे हैं, तो हमारी जो है आवाज़ वो मिक्स हो जाती है, इंटरमिक्स हो जाती है, ये काफ़ी नॉइज़ हो जाती है। अब इसी को कम करने के लिए हमें मॉड्यूलेशन की ज़रूरत होती है। मॉड्यूलेशन एक अलग तरीके से सिग्नल हो जाता है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसका नॉइज़ पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। अब हम यहाँ से बात करेंगे तो बीच में अगर नॉइज़ हो रही है तो वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। जबकि हम यहाँ पर बैठे हैं, अगर फ़ोन पे बात कर रहे हैं, बीच में कितनी भी नॉइज़ हो, अगर ट्रांसमिशन के थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल है हमारा, तो रिसीवर पर जाएगा तो वो नॉइज़ क्रिएट नहीं होगी बीच वाली, डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होगा। या कोई बात कर रहा है और हम भी बात कर रहे हैं, तो वो देखिए मिक्स होता है। सामने वाला समझ नहीं पाता कि किसकी बात आ रही है, किसकी आवाज़ आ रही है। तो इंटरफेरेंस जो इंटरमिक्सिंग प्रॉब्लम है, वो भी डिक्रीज़ होती है। अब बात आती है इंक्रीज़ ट्रांसमिशन स्पीड। ट्रांसमिशन लेंथ या स्पीड भी इंक्रीज़ करता है ये हमारी इलेक्ट्रिकल सिग्नल। क्योंकि एनालॉग सिग्नल की जो स्पीड है वो काफ़ी लो होती है, जबकि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल या ईएम वेव की स्पीड होती है काफ़ी हाई होती है। तो ये लॉन्ग डिस्टेंस भी कवर करता है और ये हमारा स्पीड भी इंक्रीज करता है। अब बात करते हैं रिडक्शन इन द साइज ऑफ एंटीना, ये मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए, ये है हमारा हाइट। अब जो हाइट होती है वो हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेमडा लेमडा अपॉन 4 के। अगर देखिए किस हाइट किसकी है, एंटीना की हाइट है। एंटीना की हाइट जो है अगर वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करती है। अगर वेवलेंथ हमारी ज़्यादा है तो हाइट भी हमारी ज़्यादा होगी। अब वेवलेंथ कम करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी लो, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है वो होता है वेवलेंथ इक्वल्स टू सी अपॉन लेमडा। अब देखिए, सी अपॉन सॉरी फ्रीक्वेंसी, ये हमारा लेमडा, ये लेमडा किसके इक्वल होता है हमारा, सॉरी, सी अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो देखिए, यहाँ पर हमें लैम्ब्डा को कम करना है तो हम जरूरी नहीं लैम्ब्डा को कम करें, हम कर देते हैं फ्रीक्वेंसी को हाई। जैसे ही फ्रीक्वेंसी को हाई कर देंगे तो लैम्ब्डा खुद ब खुद डिक्रीज हो जाएगा। तो देखिए, जैसे हम फ्रीक्वेंसी को हाई करेंगे तो लैम्ब्डा हो जाएगा डिक्रीज। अब देखिए इसमें क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी हाई तो कर रहे हैं, ये फ्रीक्वेंसी हाई की तो लैम्ब्डा हो गया डिक्रीज। जैसे ही लैम्ब्डा डिक्रीज हुआ तो ये हाइट भी हमारी डिक्रीज होगी। देखिए ये हो गया, लैम्ब्डा की जगह पे सी अपॉन फ्रीक्वेंसी रखा तो फ्रीक्वेंसी होगी इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये हो गया हमारा रिलेशन। तो हाइट ऑफ एंटीना इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी तो हाइट हमारी इंक्रीज करेगी। अब फ्रीक्वेंसी इसमें क्या कर रहे हैं, मॉड्यूलेशन के थ्रू इंक्रीज, तो हाइट हो जाएगी हमारी डिक्रीज। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, जैसे जैसे हमारी फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो हाइट ऑफ एंटीना डिक्रीज करेगी। अब पावर डिस्ट्रीब्यूशन यानी पावर का लॉस नहीं होता हमारा, मॉड्यूलेशन के थ्रू हमारा पावर का लॉस नहीं होता। अब आगे बात करते हैं। देखिए, अब मॉड्यूलेशन क्या होता है, मॉड्यूलेशन के टाइप्स क्या क्या होते हैं। देखिए, जैसे कि हमारी वेरिंग सिग्नल होता है, तो देखिए ये हमारा, कोई भी देखिए, ये हमारा मैसेज सिग्नल है, ये वाला, ये मैसेज सिग्नल है। तो ये देखिए वेव फॉर्म के, वेव की फॉर्म में होता है। तो वेव की फॉर्म में है तो देखिए वेव की फॉर्म की इक्वेशन क्या होती थी, जैसे आपने पहले पढ़ा होगा कि v इक्वल्स टू वी मैक्स साइन ओमेगा टी, या वी मैक्स इक्वल्स टू कॉस ओमेगा टी, या आई की फॉर्म में सुना होगा तो आई इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी। तो ये ऐसे ही ये होता है। देखिए, हमारा जो सिग्नल है वो वेरी करता रहता है, मैसेज सिग्नल। अब ये क्या होता है, ए इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी, जो भी आप लेना चाहें, जैसी वेव है आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो देखिए ये हमारा होता है। तो इसमें देखिए क्या क्या चेंज होगा जिसकी वजह से हमारा जो सिग्नल है वेरी करेगा। तो इसमें देखिए 3 टाइप होते हैं इसके, जिस पर ये डिपेंड करता है। अरे, अब किस किस पर डिपेंड करता है, देखिए हमारा सिग्नल, पहला आता है हमारा एम्पलीट्यूड, ए एम यानी मैक्सिमम भी कर सकते हैं या कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, वही हमारा होता है मैक्सिमम। ये वेरी होता है, वेरिंग। अब वेरी कैसे कैसे करता है, किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है वो देखिए। पहला करता है हमारा ये एम्पलीट्यूड पर वेरी, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन भी कह सकते हैं। ये होता है हमारा फाइव इक्वल्स टू फेज, वी इक्वल्स टू या ए इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। फाइव क्या होता है हमारा फेज।
ओमेगा क्या होता है? ओमेगा होता है 2πf। ओमेगा की वैल्यू होती है 2πf, यानी ओमेगा यानी फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं, ये 2πf ये होता है हमारा ओमेगा। देखिए 2π तो कांस्टेंट है, तो ओमेगा किस पर डिपेंड करेगा? ओमेगा करेगा हमारा डिपेंड फ्रीक्वेंसी पर। तो देखिए फ्रीक्वेंसी को हम ओमेगा भी कह सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए क्या क्या किस किस पर डिपेंड कर रहा है जो हमारा मॉड्यूलेशन है? एम्पलीट्यूड पर, फ्रीक्वेंसी पर एंड फेज पर। तो यही हमारे तीनों रिलेशन होते हैं। देखिए लिखा पे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यानी ए में चेंज हो रहा है, एम यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन यानी एफ एम, देखिए है 2πf यानी फ्रीक्वेंसी। फेज मॉड्यूलेशन यानी फाई यानी पीएम, फेज मॉड्यूलेशन। अब देखिए किस किस टाइप के होते हैं। अब देखिए ये है हमारा मैसेज सिग्नल, पहला वाला पार्ट है, ये हमारा मैसेज सिग्नल, ये वाला। ये मैसेज सिग्नल हमारा ऐड होगा किसके साथ में? ये हमारा ऐड होगा, सबसे पहले मानते हैं हम, मैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, यानी एम्पलीट्यूड जो है उस पर डिपेंड करेगा। तो ये जो है, इस जो डॉट डॉट दिखाई दे रही है ये आपको, इसका मतलब ये है कि एक हाफ साइकिल इसमें कंप्लीट हो रही है। इसमें एक फिर से हाफ साइकिल, यानी ऊपर वाला जो पार्ट है ये वाला, ये हो रही है हमारी पॉजिटिव हाफ साइकिल। जहां तक हमारी मैसेज सिग्नल की पॉजिटिव हाफ साइकिल है वो होगी यहाँ तक, और नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी हमारी यहाँ तक, जो नीचे वाला पार्ट है। इसकी हाफ साइकिल नहीं है, इसकी हाफ साइकिल तो नहीं है, देखिए इसकी तो 3 हाफ साइकिल है, सॉरी 2 हाफ साइकिल आ रही है इसमें। लेकिन जो हमारा नेगेटिव साइकिल है पहले वाले में से, मैसेज सिग्नल तक, ये होगी हमारी नेगेटिव हाफ साइकिल। मैसेज सिग्नल तक, मैसेज सिग्नल तक। और देखिए एम्पली एम्पली सॉरी मॉड्यूलेशन होने के बाद ये कुछ हो जाएगा ऐसा। ये कह रहा था हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, क्योंकि देखिए इसका एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है, ये इसका एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है। देखिए पहले नॉर्मल था तो ये ऊपर पहुंच गया, और यहाँ नेगेटिव हाफ साइकिल में हो गया डिक्रीज। अब आगे बात करते हैं हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की। अब देखिए फ्रीक्वेंसी यहाँ पर, देखिए जैसे ही पॉजिटिव हाफ साइकिल है तब तक तो ये ठीक है, लेकिन जैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो ये कर जाएगी हमारी वेरी, यानी काफी दूर दूर होगी। अब बात करते हैं हम फ्रीक्वेंसी फेज मॉड्यूलेशन की। हाफ जैसे पॉजिटिव हाफ साइकिल के बाद में नेगेटिव हाफ साइकिल शुरू होती है तो वहां पर हमारा फेज फिर से चेंज हो जाता है। ये ऊपर जाना चाहिए नॉर्मली, लेकिन जैसे ही यहाँ पर आएगा ये डिक्रीज, ये यहीं से शुरू हो जाएगा फिर से। जैसे फिर से पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, फिर से यहीं पे चेंज हो जाएगा ये, फिर से चेंज हो जाएगा। जैसे ही साइकिल चेंज होगी वैसे भी फेज चेंज हो जाएगा। इसे ऐसे देखिए, इनके कुछ डायग्राम्स हैं। ये है पहला हमारा फ्रीक्वेंसी सिग्नल, ये सॉरी ये फेज मॉड्यूलेशन है। ये हमारा देखिए यहाँ से एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ये देखिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फेज मॉड्यूलेशन। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की। तो देखिए ये हमारी पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये नेगेटिव हाफ साइकिल, ये फिर से पॉजिटिव हाफ साइकिल। अब ये तो एक कंटिन्यूस है, इसकी हाई फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूस है। जैसे ये दोनों सुपर इम्पोज करेंगे, यानी एक दूसरे पर ऐड होंगे, ये मॉड्यूलेशन होगा, तो देखिए पॉजिटिव में तो फ्रीक्वेंसी हाई रहेगी, और हाई हो जाएगी, जो है ये इससे भी ज़्यादा हाई होगी। लेकिन जैसे ही यहाँ पर नेगेटिव हाई साइकिल शुरू हुई, नेगेटिव हाफ साइकिल जैसे ही शुरू होगी तो ये फ्रीक्वेंसी हमारी हो जाएगी डिक्रीज, इसके अकॉर्डिंग डिक्रीज हो जाएगी। अब इसके आगे होगा फिर हमारा, फिर से पॉजिटिव आएगी तो फिर से इंक्रीज कर जाएगी। अब बात करते हैं हम इसकी दूसरे पार्ट की। देखिए पहला वो जो पार्ट है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, यानी मैसेज सिग्नल भी कह सकते हैं हम इसे, कैरियर वेव फॉर्म, यानी दूसरा पार्ट कैरियर वेव फॉर्म है, और तीसरा है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल। अब बात करते हैं हम इसके दूसरे पार्ट की, वो क्या है हमारा फेज मॉड्यूलेशन। फेज मॉड्यूलेशन क्या है हमारा? मैसेज सिग्नल, और ये हो गया हमारा दूसरा कैरियर सिग्नल। देखिए जैसे ही पॉजिटिव हाफ साइकिल है तब तक तो ये ठीक है, ये सिग्नल।
जैसे बीच में आएगा तो ये फेज चेंज हो जाएगा बीच बीच में इसका, कहीं पर भी हो सकता है। तो ये फेज चेंज हो रहा है इसका, जहां से शुरू होना चाहिए ऊपर जाना चाहिए, लेकिन ये क्या हो रहा है, जहां पर रुक रहा है वहीं से फिर से चालू हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन। तो इसका हो रहा है फेज चेंज। ये हमारे हो गए तीनों, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन या जो भी मॉड्यूलेशन है, ये तीनों एक साथ। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए पहला, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में कुछ ऐसी वेव फॉर्म आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में कुछ ऐसी हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी वेरी करेगी, फेज मॉड्यूलेशन में इसका फेज वेरी करेगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता क्या है। देखिए द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल इज मॉड्यूलेटेड अकॉर्डिंग टू द इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल। देखिए कैरियर वेव तो वैसा वैसा है, लेकिन जो चेंज हो रहा है वो मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग। तो देखिए मैसेज सिग्नल आता है हमारा, एम्पलीट्यूड जो वेरी करता है वो मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग करता है, फेज चेंज करेगा वो भी एम्पलीट्यूड सॉरी मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग करेगा, फ्रीक्वेंसी चेंज होगी वो भी मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग होगी। तो देखिए ये आएगा हमारा मैसेज सिग्नल, ये आएगा ऑसिलेटर, यानी ये वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी आएगी, ये हो जाएगा हमारा चेंज। इसमें क्या होगा, फेज और फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम, फेज एंड फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में फेज और फ्रीक्वेंसी हमारे रहेंगे सेम, फेज एंड फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम। अब बात करते हैं मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, कैसे चेंज हो रहा है। देखिए ये हमारा मैसेज सिग्नल ए एम तक जा रहा है, और नीचे आ रहा है माइनस ए एम तक, यानी नेगेटिव में माइनस ए एम, यानी हाईएस्ट जो इसकी पोजीशन होगी माइनस ए एम और प्लस ए एम होगी। अब जो कैरियर सिग्नल है उसकी होगी एसी और माइनस एसी। उसके बाद में आता है हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल। अब ये जो अपर पार्ट है ये कहलाता है हमारा अपर बैंड, और ये लोअर पार्ट कहलाएगा हमारा लोअर फ्रिक्वेंसी बैंड। अब देखिए ये क्या क्या होगा, कैसे सिग्नल यूज होगा। पहले बात करते हैं मैसेज सिग्नल की। मैसेज सिग्नल यानी स्मॉल 8 एम जो डिनोट कर रहा है यहाँ पर मैक्सिमम नहीं है, ये हमारा मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड। सी जो है हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है कैरियर वेव को। अब मैसेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल में हम फिर से एम लगाते हैं, इसलिए हमने एम नहीं लगाया, क्योंकि एम एम डबल हो जाएगा तो हमें कन्फ्यूजन होगी, इसलिए हमने केवल कैपिटल और स्मॉल से ही डिनोट कर दिया जनरल से। तो देखिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की जो जो इक्वेशन होती है क्या होती है हमारी, ए एम साइन ए इक्वल्स टू ए एम साइन ओमेगा टी, या ए इक्वल्स टू ए एम कॉस ओमेगा टी। तो देखिए हाई ए एम कॉस ओमेगा टी, ये मैसेज सिग्नल की ऐसे ही हमारी फ्रीक्वेंसी की हो, सॉरी कैरियर वेव की हो जाएगी ए सी इक्वल्स टू कैपिटल ए सी कॉस ओमेगा टी, ओमेगा सी टी। सी क्या है, इसमें बेस में जो लगा हुआ है वो कैरियर सिग्नल को डिनोट कर रहा है। अब बात करते हैं, ये तो हो गई हमारी सिग्नल, जैसे कि इनके अकॉर्डिंग लगाया हमने, वी एम साइन ओमेगा टी या वी एम कॉस ओमेगा टी, इसके अकॉर्डिंग फिर फॉर्मूला लगाई हमने। अब बात करते हैं मॉड्यूलेटेड सिग्नल की। अब क्या होगा देखिए, मॉड्यूलेट भी चेंज हो, मॉड्यूलेशन जो भी फ्रिक्वेंसी वो भी चेंज करेगी, कैसे करेगी देखिए, ए इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी, ये हमारी हो गई चेंज। अब देखिए जो एम्पलीट्यूड में मॉड्यूलेशन हो रहा है वो कितना हो रहा है। देखिए हमारा कैरियर सिग्नल तो ऐसा का ऐसा ही रहता है, चेंज क्या करता है हमारा मॉड्यूल सॉरी मैसेज सिग्नल। देखिए जैसे कि इसमें था हमारा, ये तो हर जगह सेम रहेगा, चेंज क्या करता है हमारा, फ्रिक्वेंसी इसकी वेरी करती है, एम्पलीट्यूड इसका वेरी करता है, इसका तो सेम रहता है। तो आगे देखते हैं। तो ये देखिए ये तो आ गया हमारा कांस्टेंट पार्ट, इसलिए पहला वाला, और दूसरा वाला आ गया हमारा वेरिंग पार्ट। ये देखिए अगर जो हमें मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिला है वो क्या मिलेगा, एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी और वो तो दोनों सेम है, फेज। देखिए एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल इनटू वेरिंग पार्ट ऑफ एम्पलीट्यूड सॉरी मैसेज सिग्नल, मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड और कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड दोनों ऐड होंगे। अब देखिए एसी की वैल्यू हमारी क्या है, कांस्टेंट, तो एसी ऐसे ही रहेगा। एएम हमारा वेरी करता है, एएम की वैल्यू कहाँ से मिलेगी हमें, यहाँ से, ये एएम की वैल्यू, एएम की वैल्यू क्या है, एएम कॉस ओमेगा एम टी
तो वही पुट कर देंगे ए एम कॉस ओमेगा एम टी, ये इसी में पुट करते हैं। ए सी तो हमारा कांस्टेंट है तो ये ऐसे ही रहेगा। अब देखिए ए सी हमने ले लिया कॉमन, तो इसकी जगह ए सी की जगह क्या आ जाएगा 1। अब ए एम अपॉन ए सी हो जाएगा, जो ए सी हमने कॉमन लिया है कॉस ओमेगा टी ओमेगा एम टी, ये ऐसे के ऐसे रहेगा, ये पार्ट हमारा ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद करते हैं ए एम अपॉन ए सी, ए एम अपॉन ए सी, इसे कह देते हैं हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स, स्मॉल एम से डिनोट कर देते हैं इसे, मॉड्यूलेशन इंडेक्स कह देते हैं हम इसे, सिंप्लिसिटी हो जाएगी हमारी जो कैलकुलेशन में, इसलिए एम स्मॉल एम हो गया ए एम अपॉन ए सी की जगह पर, बाकी सब कुछ ऐसा ही है इसमें भी। अब देखिए हमें पता है ए की वैल्यू क्या होगी और ए सी की वैल्यू क्या होगी, एम की वैल्यू हमें पता है और ये सभी वैल्यू हमें पता है, तो इनकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। देखिए थर्ड और फिफ्थ, देखिए फिफ्थ इक्वेशन तो ये रही हमारी, थर्ड क्या देखिए ए इक्वल्स टू ए प्लस कॉस ओमेगा एम टी, ए की वैल्यू पुट करेंगे तो ए की वैल्यू क्या होगी हमारी, ए की वैल्यू है हमारी स्मॉल ए की ए कॉस ओमेगा टी। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगी ए अपॉन कॉस ओमेगा टी, तो देखिए ये हो जाएगी हमारी ए अपॉन कॉस ओमेगा टी, ये ए अपॉन कॉस ओमेगा टी, तो कॉस ओमेगा टी क्या पहुंच गई, ओमेगा सी से भी कर देते हैं क्योंकि इन दोनों की हमारी फ्रिक्वेंसी जो है सेम रहेगी, या आप इसे सिंपली ओमेगा भी लिख सकते हैं। तो देखिए ये हो गया ए अपॉन ए कॉस ओमेगा टी हुआ, तो ट्रांसफर होके ये होगा हमारे यहाँ कैपिटल ए की वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पे, तो कॉस ओमेगा टी और ए अपॉन कॉस ओमेगा टी ये हो गया हमारा पुट, ये हमारा पहले के जैसा ही है, ये यहाँ पर है वही हमारा यहाँ पर है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद में ये ए सी का मल्टीप्लाई होगा कॉस ओमेगा एम टी, सॉरी कॉस ओमेगा टी, उसके बाद में ये आएगा ए सी एम कॉस ओमेगा टी एम टी इंटू कॉस ओमेगा सी टी। अब इसमें लगाएंगे हम फॉर्मूला कॉस ए, टू कॉस ए कॉस बी का टू से मल्टीप्लाई किया, टू से डिवाइड कर दिया। अब एक फॉर्मूला होता क्या है, ये होता है टू कॉस ए कॉस बी का कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस कॉस बी, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो ये देखिए पहला पार्ट तो सिमिलर है हमारा जैसे पहले, ये टू को मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ में हमने, ये देखिए फॉर्मूला बन गया टू कॉस ए कॉस बी ए सी इंटू एम अपॉन टू, ये हमारा हो गया कॉमन बाहर। अब ये फॉर्मूला जो यूज हुआ है उसकी वैल्यू हो गई कॉस ओमेगा एम सी, कॉस ओमेगा एम प्लस ओमेगा सी इंटू टी, या सिंपली कर सकते हैं हम ओमेगा एम टी प्लस ओमेगा सी टी, फिर होगा हमारा कॉस ओमेगा एम माइनस कॉस ओमेगा सी इंटू टी। अब आगे बात करते हैं, अगर इसे ही हमें स्प्लिट कर लें तो ये हो जाएगा हमारा अपर में प्लस वाला पार्ट, और माइनस जो हो रहा है वो होगा हमारा लोअर बैंड का पार्ट। अब देखिए क्या होगा, देखिए यहाँ पर देखिए मैसेज सिग्नल में से कैरियर सिग्नल हमारा माइनस हो रहा है, इसमें देखिए मैसेज सिग्नल में से हमारा मैसेज सिग्नल में हमारा कैरियर सिग्नल ऐड हो रहा है, तो चेंज क्या कर रहा है हमारा मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है सब कुछ। तो देखिए ये जो कहलाएगा पहला पार्ट, ये कहलाएगा हमारा कैरियर सिग्नल क्योंकि इसमें सी ऐड हो रहा है, सी ए सी, ओमेगा को हम ओमेगा सी भी लिख सकते हैं क्योंकि इन दोनों की फ्रिक्वेंसी हमारी सेम रहेगी, कैरियर सिग्नल की और मॉड्यूलेटेड सिग्नल की, क्योंकि हमने जैसे पढ़ चुके हैं कैरियर सिग्नल और मैसेज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हमारी फ्रिक्वेंसी और फेज हमारा कांस्टेंट रहेगा। देखिए फेज एंड फ्रिक्वेंसी रिमेन सेम इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, तो देखिए फ्रिक्वेंसी इन दोनों की फ्रिक्वेंसी हमारी कैरियर सिग्नल की और मॉड्यूलेटेड सिग्नल की सेम होगी, यानी ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा सी लिख सकते हैं, ये लिखा भी है हमने, ये देखिए। तो ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा ये कैरियर सिग्नल, क्योंकि ओमेगा सी भी लिख सकते हैं इसे, तो ए सी कॉस ओमेगा सी टी ये होगा हमारा कैरियर सिग्नल। दूसरा पार्ट कहलाएगा हमारा अपर साइड पैड, सॉरी जो ऐड हो रहा है तो इसलिए कहेंगे अपर साइड, और माइनस हो रहा है तो इसे कहेंगे हम लोअर बैंड। अब आगे बात करते हैं, अब देखिए कैरियर सिग्नल हमारा हमेशा बड़ा होना चाहिए मैसेज सिग्नल से। देखिए जैसे कि हमने देखा भी था एक एग्जाम्पल, ये देखिए ये फिर से हमारा कैरियर सिग्नल आ गया,
देखिए कैरियर सिग्नल यहाँ पर हमारा छोटा पड़ गया, मैसेज सिग्नल है हमारा बड़ा, तो ये हमारा फिर से सफिशिएंट नहीं है। इसमें भी देखिए एग्जांपल में हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ये पार्ट, कैरियर सिग्नल हमें चाहिए छोटा, मैसेज सिग्नल चाहिए हमें बड़ा। अब देखिए ये तो हो गई हमारी एग्जांपल की बात। अब एक्चुअल में क्यों नहीं होना चाहिए, देखिए जैसे ही हमारा ये देखिए ये पार्ट, अगर हमारा कैरियर जो सिग्नल है वो होगा हमारा छोटा मैसेज सिग्नल से, तो ये देखिए ये कुछ अपर बैंड आएगा हमारा, कुछ ऐसे डाउनवर्ड हो गया है, और लोअर बैंड जाएगा ऊपर की तरफ ऐसे करके। तो ये हो जाएगी हमारी यहाँ पर इंटरमिक्सिंग, ये इस सर्किल में। तो ये हमारा नॉइज क्रिएट करेगा, या हमारा जो एक्चुअल सिग्नल है वो नहीं पहुंच पाएगा। तो ये हमारा कैरियर सिग्नल इसलिए हमारा इंक्रीज होना चाहिए। अब बात करते हैं इसकी। अब ये कैसे काम करता है, तो ये देखिए ये हमारा डायोड, पहली यूनिट में पढ़ चुके हैं। डायोड डायोड क्या है, ये हमारा कैपेसिटर, ये हमारा रेजिस्टेंस। तो देखिए क्या होगा, इसे इस जो जो पूरा एपरेटस बना हुआ है, पूरा डिवाइस बना हुआ है, इसे बोलते हैं हम लीनियर डायोड डिटेक्टर, और एनवलप डिटेक्टर भी बोलते हैं इसे। अब क्या होगा देखिए इसमें, ये डायोड इज द मेन डिटेक्टिंग डिवाइस, सो इट समटाइम्स आल्सो कॉल्ड डिटेक्टर डिवाइस। डायोड डिटेक्टर भी कहते हैं हम इसे, मेन डिटेक्टिंग डिवाइस है। अब क्या होगा देखिए इसमें, जैसे पॉजिटिव हाफ साइकिल इसमें जाएगी, ये ऑपरेट होगा, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट कब होगा, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में जैसे ही जाएगा ये ऑपरेट होगा। रिवर्स बायस जैसे ही आएगा, यानी सॉरी नेगेटिव हाफ साइकिल भी कह सकते हैं उसे, जैसे नेगेटिव हाफ साइकिल होगा ये स्टॉप हो जाएगा, हमारा वर्क नहीं करेगा, कैपेसिटर हो जाएगा हमारा डिस्चार्ज। तो देखिए यही लिखा हुआ है, डायोड कंडक्ट्स और ऑपरेट्स एंड कैपेसिटर चार्जेस एट इट्स पीक वैल्यू। कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा जितना मैक्सिमम हो सकता है ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, जैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल होगी यानी रिवर्स बायस होगी, डायोड के रिवर्स बायस। अब देखिए रिवर्स बायस कैसे होगी, जैसे ही यहाँ पर नेगेटिव साइकिल आएगी, नेगेटिव साइकिल आएगी, तो ये हमारा रिवर्स बायस की कंडीशन को ऑपरेट करेगा, क्योंकि यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है, इस साइड है हमारा नेगेटिव, देखिए ये है हमारा पॉजिटिव चार्ज, और इस साइड है हमारा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ से फिर से नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव पॉजिटिव, ये हमारा हो गया रिवर्स बायस। फॉरवर्ड वाइज क्या होता है, जैसे पॉजिटिव साइकिल आएगी तो ये हमारा पॉजिटिव होगा, तो ये ऑपरेट करेगा। अब नेगेटिव साइकिल आ रही है तो ये ऑपरेट हमारा नहीं करेगा, तो ये करेगा, डायोड गेट्स रिवर्स बायस एंड कैपेसिटर डिस्चार्ज थ्रू अ रेजिस्टर, कैपेसिटर हो जाएगा हमारा डिस्चार्ज। देखिए थ्रू दिस आउटपुट, अब देखिए बार बार कैपेसिटर चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज होगा, फिर चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज होगा, यही हमारा होगा डिटेक्शन। देखिए जैसे कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में होगा ये चार्ज, ये रही। जैसे पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी इसकी, ये होगा इसमें चार्ज, इसमें होगा डिस्चार्ज, फिर से ऊपर वाले में चार्ज, फिर डिस्चार्ज। तो यही वो करेगा हमारा वेरी, और ये दिखा देगा हमें कुछ ऐसा वेरिएशन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का। तो क्या होगा ये, आउट जैसे थ्रू दिस आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर सी इज ऑबिटेंट which is same as the amplitude variation of the modulated signal। जैसे मॉड्यूलेटेड सिग्नल का वेरी कर रहा है वैसे ही हमारा एम्पलीट्यूड वेरिएशन ये शो करेगा। अब देखिए वायरलेस कम्युनिकेशन है क्या, जिसमें वायर यूज ना हो, सिंपली इट इज अ मेथड ऑफ ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट यूजिंग एनी कनेक्शन लाइक वायर केबल और एनी फिजिकल मीडियम। फिजिकल मीडियम नहीं होना चाहिए, यही है हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन। जो हमारी साउंड ट्रेवल कर रही है वो एयर के थ्रू करनी चाहिए। फिर आता है वायरलेस कम्युनिकेशन विदाउट वायर्स। कम्युनिकेशन क्या, अब देखिए वायरलेस कम्युनिकेशन की हमारी दो पार्ट है, वायरलेस एंड कम्युनिकेशन। वायरलेस का मतलब है हमारा विदाउट वायर्स, वायरलेस मतलब विदाउट वायर्स। देखिए ये हमारा वायरलेस एंड कम्युनिकेशन, ये दो पार्ट है, वायरलेस एंड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन यानी ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन कहते हैं। वायरलेस हो गया विदाउट वायर्स। तो ये हमारी इसकी जनरल डेफिनेशन हो गई। अब वायर्ड क्या होती है, वायर्ड में और वायरलेस में क्या डिफरेंस है। देखिए वायरलेस, अगर वायर कनेक्ट करेंगे तो जहां तक हम जिस घर में वायर पहुंचाएंगे उसी घर तक हमारी साउंड पहुंच पाएगी। लेकिन वायरलेस में क्या होगा, कहीं भी हो अगर एंटीना तक जानी चाहिए बस, एंटीना के बाद अपने आप स्प्रेड हो जाएगी। तो ये हमारी जो वायर है वो लिमिटेड होता है, जहां तक वो केबल लगी हुई है वहीं तक जाएगी हमारी। जबकि वायरलेस में क्या होगा, कहीं भी जा सकते हैं, अक्रॉस द लिमिट, सॉरी क्रॉसेस द लिमिट ऑफ वायर्ड कम्युनिकेशन। इससे काफी अच्छी होती है वायरलेस। एंटीना यूज्ड इन वायरलेस कम्युनिकेशन।
वायरलेस कम्युनिकेशन में एंटीना यूज होता है, जबकि वायर्ड कम्युनिकेशन में एंटीना यूज नहीं होता। एंटीनास आर द इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस दैट ट्रांसफॉर्म इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू इन द फॉर्म ऑफ ईएम वेव्स और वाइस वर्सा। देखिए एंटीना क्या करते थे, हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लेते ईएम वेव में कन्वर्ट कर देते, जो पहले वाले थे। और जो रिसीविंग एंटीना होते थे वो क्या करते थे, ईएम वेव को लेते थे और इलेक्ट्रिकल वेव में कन्वर्ट कर देते थे। तो देखिए ये कैसे कन्वर्ट करता है, ईएम वेव प्रोपगेट्स इन एयर। ईएम वेव जो है हमारी एयर में जाती है, देखिए ऐसे ही मैसेज सिग्नल से हमने इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर दिया, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाएगा हमारा एंटीना के पास, ये हमारा ट्रांसमिटिंग एंटीना। ये ट्रांसमिटिंग एंटीना ईएम वेव थ्रू भेजेगा दूसरे एंटीना पर जाकर ये होगा हमारा रिसीविंग एंटीना। ये कर देगा हमारा ईएम वेव को फिर से इलेक्ट्रिकल वेव में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट। इलेक्ट्रिकल से ईएम वेव पहुंची, ईएम वेव से फिर से इलेक्ट्रिकल हो गई। हिस्ट्री ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन क्या है, इसे देखिएगा। इट इज प्री हिस्टोरिक पीरियड्स। अब देखिए ऐसा नहीं है कि कम्युनिकेशन अभी से शुरू हुई है, जब से ये 1987 में जो पहला एक्सपेरिमेंट किया गया था, ये 1987 में, ये सॉरी 1897 में मार्कोनी ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसने देखा था कि 100 मीटर तक उसकी जो है कम्युनिकेशन हो पाया था। वायरलेस कम्युनिकेशन की बात हो रही है। 1897 में पहली बार 100 मीटर तक जो है डिस्टेंस ट्रेवल की थी, एक किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस के थ्रू। ईएम वेव्स जो ट्रांसफर हुई थी, शॉर्ट डिस्टेंस की हुई थी। तो देखिए 1897 से पहले भी ये होता था ये। जैसे हम अगर बात करें मुगल की, या मुगल के बाद में जो हमारे डचेस आए थे, इंग्लिश आए थे, तो जो ले जाते थे हमारे किसी भी चीज़ को शिप्स में, तो उन्हें पता लगाने की ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि हम भटके नहीं या कुछ ऐसा, तो सिग्नल का यूज़ करते थे, जैसे स्मोक का यूज़ करते थे। लड़ाई के दौरान भी स्मोक का यूज़ किया जाता था कि हम जीत चुके हैं या जो भी है, या कहीं भी कोई फंस जाता है, तो वो अब भी इस वक्त भी आग का यूज करता है, अगर कोई किसी आइलैंड पे फंस चुका है। अगर जैसे ही उसे शिप या कोई एरोप्लेन दिखाई देता है, तो वो आग जलाता है और स्मोक क्रिएट कर देता है। ये हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन हो रहा है, वो ये दिखाना चाह रहा है इसके स्मोक के थ्रू कि उसे जरूरत है आपकी, वो फंसा हुआ है। तो देखिए स्मोक सिग्नल्स, फ्लैग्स एंड फ्लैशिंग्स, या देखिए जो फ्लैश लाइट यूज करते हैं, वो भी हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन है, बट नॉट ईएम वेव्स। लेकिन ये जो वायरलेस कम्युनिकेशन है, ये ईएम वेव्स जनरेट नहीं करता। ये लाइक नोट करने वाली बात है। तो ईएम वेव कब से जनरेट हुई, 1897 से, जब से मार्कोनी ने 100 मीटर में वाला जो एक्सपेरिमेंट किया था कि 100 मीटर तक उसकी ईएम वेव ट्रांसफर हो गई किसी भी डिवाइस के थ्रू, तब से ये हुआ है वायरलेस कम्युनिकेशन ऑफ ईएम वेव्स। अब देखिए बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ मोबाइल्स देखिए आज की डेट में 5G। तो देखिए 1 GB आए थे, 4G, 2G, 3G, ये सभी आए थे, 1 2 3 4, अब है 5G सॉरी। देखिए फर्स्ट जी में क्या होता, पहले होता था एनालॉग सिग्नल या रेडियो सिग्नल विच एस फ्रिक्वेंसी 150 मेगाहर्ट्ज ओनली वॉइस कॉल इज डन। पहले रेडियो सिग्नल होते थे, जिससे केवल वॉइस, जो हमारी वॉइस कॉल हो पाती थी। 150 मेगाहर्ट्ज की इनमें फ्रिक्वेंसी होती थी। दिस जनरेशन इज अनरिलायबल, ये इतनी इफेक्टिव नहीं थी, अनरिलायबल थी। ये पहली बार जो आया था इवोल्यूशन, यानी पहली जनरेशन जो आई थी वो 1983 में आई थी। अब इसकी जो स्पीड थी वो 2.4 केबी पर सेकंड थी, और ये केवल ऑडियो ट्रांसफर कर सकता था। सेकंड जनरेशन आएगी तो देखिए क्या होगा, रिलायबल हो जाएगा, स्पीड इसकी बढ़ जाएगी, ऑडियो की जगह पे ऑडियो वीडियो हो जाएगा, हो सकता है। आगे आगे जैसे जाते जाएंगे वैसे ही इनकी जो एफिशिएंसी वो इंक्रीज करेगी, तो सीधी बात है उसकी जनरेशन भी इंक्रीज करेगी। तो देखिए सेकंड जनरेशन जैसी यही वैसी होगी हमारी जीएसएम टेक्नोलॉजी। जीएसएम क्या है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। जीएसएम का जो है फुल फॉर्म ये है। अब इसमें क्या था, पहले वाले में रेडियो सिग्नल थे, इसमें थे अब हमारे डिजिटल सिग्नल यूज होने लगे। अब इसमें क्या हुआ कि जो 2.4 से है वो अब इंक्रीज करके हो गई हमारी स्पीड 64 केबी पर सेकेंड, और इसमें भी हमारा ऑडियो हमारा ट्रांसफर होता था। अब इसके बाद जो आती है, ये हमारी जो हुई थी 1991 में हुई थी हमारी, 1991 में। अब इसके बाद आती है हमारी थर्ड जनरेशन, इसमें हुआ हमारा सीडीएमए इम्प्लीमेंट। सीडीएमए यानी सीडीएमए टेक्नोलॉजी क्या थी, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। अब देखिए इसमें 64 थी, तो इसमें होगी अब 2 MB।
केबी से अब पहुंच गए सीधे एमबी में। इसमें भी हमारे डिजिटल सिग्नल यूज होने लगे। इसमें ऑडियो और इस बार हम वीडियो दोनों कर सकते थे क्योंकि 3G में आ चुका था हमारे पास इंटरनेट एक्सेस। 2G में 2.4 की स्पीड थी, अब 3G में हो गई 2 MB पर सेकेंड की। ये मैक्सिमम स्पीड है, ऐसा नहीं है कि इतनी आएगी, मतलब सबसे ज़्यादा स्पीड जो थी 2 MB पर सेकेंड थी इसमें। अब 4th जनरेशन में क्या होगा, फिर से आएगा LTE। अब आ गया हमारा LTE, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। दिस जनरेट प्रोवाइड वाइडर बैंडविड्थ। इसकी जो बैंडविड्थ थी वो काफ़ी हाई हो गई और सिक्योरिटी भी इंक्रीज कर गई जैसे हमारी 4th जनरेशन आई। 4th जनरेशन का अब ये थर्ड जनरेशन, जो थर्ड जनरेशन थी वो कब आई थी, 2001 में। पहली 1983 में, दूसरी 1991, अब तीसरी आई 2001 यानी 2000। अब जो 4th जनरेशन जो आई थी वो आई थी हमारी 2009 यानी 2009 में आई थी। अब देखिए 2 MB से सीधी पहुंच गई है हमारी 100 MB पर सेकेंड। इतना ट्रांसमिशन हुआ इसका केवल 10 सालों में। अब 10 साल के बाद, सॉरी 8 सालों में, अब इसमें भी ऑडियो वीडियो आएगा। देखिए पहली दोनों में केवल ऑडियो थी, अब जो कोई भी आएगा उसमें ऑडियो वीडियो आएगी और स्पीड हर बार इंक्रीज करेगी, रिलायबल भी होगी हर बार। अब जो LTE लिखाता है वो फोन में, वो होता है हमारा लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। ये हमारा दिखाता है 4th जनरेशन में। अब इसके बाद जो बात आती है हमारी, वो आएगी हमारी 5th जनरेशन की, जो है इन दिस द सर्विस एरिया इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ग्राफिकल एरियाज और सेल्स। अब जो एरिया है वो हमारा डिवाइड कर दिया गया, ग्राफिकल एरिया, कि इसमें इतनी स्पीड जानी चाहिए या इतनी एरिया ये नेटवर्क कवर करेगा। एक तरीके से ऐसे कह सकते हैं, द मेन एडवांटेज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इज दैट दे हैव ग्रेटर वेब बैंडविड्थ। पहले वाले की वेवलेंथ इससे कम थी, इस बार जो बैंडविड्थ है वो इसकी इंक्रीज कर जाएगी। हायर डाउनलोड स्पीड, इसकी स्पीड काफ़ी हाई होगी, जो कि हमारी 10 GB पर सेकेंड स्पीड होगी हमारी, 10 GB पर सेकेंड। ये हमारा आया 2018 में, एंड में 2018 के। तो ये देखिए ये हो गई हमारी ऑडियो और वीडियो दोनों, इसमें दोनों होने लगे। अब इसके बाद बात करेंगे हम रडार कम्युनिकेशन। रडार कम्युनिकेशन एक्चुअली है क्या, पहले इसके बारे में देखिए। रडार, रडार का डायग्राम देखिए, ये हमारा रडार, ये जो पार्ट दिख रहा है हमें, ये हमारा रडार। और रडार क्या करता है, ये वेवलेंथ, जो इसकी वेव जनरेट करता है। तो देखिए रडार कैसे, रडार किस लिए काम आता है, कोई भी डिफेंस सिस्टम में काम आता है, हमारी सिक्योरिटी पर्पज के लिए। जैसे ही हमारा देखिए ये करता है वेव जनरेट, वेव जनरेट करेगा, ये पहुंचेगा हमारा टारगेट पर। टारगेट को हिट करने के बाद फिर से वेव आएगी और ये पता कर लेगी कि ये किसी ऐसी टारगेट से हिट किया है जो कि हमारा नहीं है। अब देखिए जो कोई भी हमारा एरोप्लेन या कोई भी हमारा फ्रिक्वेंसी जनरेट करते हैं, एक वेव जनरेट करते हैं, जैसे हम कह सकते हैं कोई भी वेव है वो जनरेट कर रहा है। अब जो वेव जनरेट कर रहा है वो हमारी डिफरेंट है। तो जैसे ये डिफरेंट को करेगा, ये डिटेक्ट कर देगा और यहाँ पर पहुंचने के बाद डिटेक्ट करके बता देगा कि कोई हमारा एरिया में अलर्ट जारी कर देगा। देखिए कैसे करता है, जैसे ये हमारे रडार का कोई एरिया है, यहाँ पे रडार है, ये देख लेगा कि ये तो हमारे खुद के हैं एरोप्लेन, जो उनकी फ्रिक्वेंसी हम फिक्स कर चुके हैं कि इनकी फ्रिक्वेंसी या वेव ऐसी है। जैसे ही ये दूसरा एलिमेंट आएगा, दूसरा एरोप्लेन आएगा, तो ये इस पर कर देगा रेड अलर्ट जारी। यहाँ से सिग्नल जाएगा, इस पर टच करेगा और ये बता देगा कि ये हमारा नहीं है और वापस आ जाएगा, कहेगा कि ये हमारा एरोप्लेन या हमारा फाइटर प्लेन नहीं है, और यहाँ पर कर देगा ये हमें अलर्ट जारी। जिससे कि हम, अब जैसे ही ये अलर्ट करेगा और ये बता देगा हमें कि ये कितनी स्पीड, कितनी डिस्टेंस पर हमारा पहुंच चुका है, कितनी दूर है हमसे। ये देखिए रडार सिस्टम था, यहाँ से गया ये, टारगेट को हिट किया, हिट करने के बाद इसकी जो इको या पल्स है वो यहाँ से डिफरेंट होगी, तो वो वापस आएगी। वापस आने के बाद ये कैलकुलेट कर लेगा कि कितनी दूर है, कितनी लोकेशन, कहाँ पर लोकेशन है इसकी। तो इससे हम पता कर पाते हैं कि हमारा कोई एनिमी है। ये काफ़ी यूजफुल है। इसका कोई और डायग्राम, चलिए ये रहा, सॉरी ये तो सेट हो गया। तो ये हमारा देखिए इसकी वर्किंग है। अब कैसे करता है देखिए, इट इज़ अ डिटेक्शन सिस्टम। ये हमारा डिटेक्शन सिस्टम है जो कि डिटेक्ट करता है, दैट यूजेस रेडियो वेव, ये रेडियो वेव को यूज कर रहा है थ्रू डिटरमाइन द रेंज, एंगल एंड वेलोसिटी ऑफ दैट। अब उसकी स्पीड क्या है,
किस एंगल पर है, मतलब किस डायरेक्शन में है, उसकी लोकेशन क्या है और उसका एंगल क्या है, ये सब बताता है हमारा रडार कम्युनिकेशन। द रडार डिटेक्शन एंड रेंजिंग सिस्टम, इसकी जो फुल फॉर्म है रडार डिटेक्शन एंड रेंजिंग सिस्टम है। इट कैन बी यूज टू डिटेक्ट एयरक्राफ्ट, शिप्स, स्पेसक्राफ्ट, मिसाइल्स, मोटर व्हीकल्स एंड वेदर फॉर्मेशन। इन सभी को बताता है ये। अब बात करते हैं हम रेडियो वेव्स। आर रेडियो वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी बिटवीन 10,000 टू 3,000 मेगाहर्ट्ज। 30,000 मेगाहर्ट्ज, 10,000 से 30,000 मेगाहर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी आती है हमारे बीच में, वो 10 हर्ट्ज से लेकर 30,000 हर्ट्ज के बीच में जितनी भी फ्रीक्वेंसी आती है वो कहलाती है हमारी रडार वेव्स। रडार वेव्स से ऐसे पता लगा पाते हैं। आगे बात करते हैं हम ट्रांसमिशन। लेकिन पहले अब होता है हमारा ट्रांसमिशन, एंटीना के पास पहुंचता है, एंटीना से फिर हमारा रिसीवर, रिसीवर से रिसीवर सप्लाई। तो देखिए कैसे होता है हमारा, कोई भी ये लो। अब ये कैसे अप्लाई होता है, ये देखिए ये है एंटीना, ये इसका जो एंटीना है, ये ब्लैक पार्ट जो दिखाई दे रहा है ये एंटीना है हमारा। तो एंटीना से जाएगा, ट्रांसमिट होगा, वेव जाएगी, इस टारगेट को हिट करेगी और ये डिफरेंट होगा तो वापस आएगी, ये वापस आकर बता देगी, इस एंटीना पर आएगी और फिर से इस डिवाइस में जाएगी और ये बताएगी हमें कि ये हमारा डिवाइस डिफरेंट है, जो कि हमारे खुद का नहीं है। देखिए लिखा हुआ भी है, देखना चाहें तो आप देखिए। द राउंड ट्रिप टाइम, स्ट्रेंथ, डॉपलर शिफ्ट सिग्नल reflect from the target, provides information about the target range, speed and size। उसका साइज, स्पीड और इन सब के बारे में बताता है कि क्या क्या है। राउंड ट्रिप करता है, ध्यान रखिए, जाएगा और हिट करके वापस आएगा तब बताएगा ये कि क्या है, डिटेक्ट करेगा सिग्नल। तो देखिए ये हो रहा हमारा ट्रांसमिशन, पहले इधर जा रहा है जो। अब ये स्मॉल जो सर्किल है वो दिखा रहे हैं हमारे वापस आने को सिग्नल को, ये रिसीविंग सिग्नल। देखिए ट्रांसमिशन क्या हुआ है, ट्रांसमीटर क्या बताता है, यह यूज होता है इसका फॉर ट्रांसमिटिंग सिग्नल, यानी ट्रांसमिट करता है सिग्नल। एंटीना क्या करता है, यूज टू ट्रांसमिट और रिसीव सिग्नल, ये ट्रांसमिट भी करता है सिग्नल को और रिसीव भी करता है। हमारा रडार सिस्टम है, पहले हम अपनी खुद की फ्रीक्वेंसी या वेव जनरेट करेगा, वेव जनरेट करने के बाद वो एंटीना के थ्रू कर देगा बाहर, एंटीना बाहर कर देगा, टारगेट पर होगा वो हिट, वो कहलाएगा हमारा रिसीवर सिग्नल। रिसीवर सिग्नल से फिर से एंटीना पर आएगा और रिसीव कर लेगा हमारे सिग्नल को। प्रो प्रो वो जो पावर सप्लाई पर ये वर्क करता है। अगर पावर सप्लाई नहीं हुई तो हमारा रडार सिस्टम वर्क नहीं कर पाएगा। अब देखिए क्या होगा इसमें, ये इस डायग्राम में समझिए, ये रडार है, इस पर लगा हुआ है एक एंटीना, ये ब्लैक पार्ट इसमें भी। ये एंटीना जाएगा, एंटीना से वेव जाएगी, एक ट्रांसमिटिंग या पल्स बोल सकते हैं, या वेव जाएगी, वेव ऑब्जेक्ट को हिट करेगी और वापस आएगी और बता देगी हमारा जो डिस्टेंस है वो क्या है उसकी, या हमारा खुद का एलिमेंट नहीं है, वो हमारा टारगेट एनिमी का है, उसकी लोकेशन भी बताएगी। ये हमारा डोपलर इफेक्ट होता है। देखिए डोपलर इफेक्ट पर ये वर्क करता है। अब देखिए इसकी रेंज क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये आने में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है वेव, जाने में और आने में, इससे हमारी रेंज पता चल जाती है, उसकी स्पीड भी पता चल जाती है और लोकेशन भी, क्योंकि ये हमारी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाती है, हिट करने के बाद फिर से डायरेक्शन वापस आई। अब ये रेंज कैसे डिफाइन करते हैं, रेंज होती है सी टाउ अपॉन टू। टाउ सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, और टाउ क्या है हमारा टाइम ऑफ राउंड ट्रिप। राउंड ट्रिप में टोटल कितना हमने हमने कवर किया है, तो इससे हमारी स्पीड आ जाती है। स्पीड क्या होती है हमारी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखिए ये हमारा स्पीड है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये सभी तो आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर जो टाइम ले रहे हैं, अब देखिए 2 से डिवाइड क्यों किया है, देखिए टाइम एक एक बार जाने में कितना लग रहा है उसका हाफ हो जाएगा ये एवरेज। अब देखिए इसने हिट किया और वापस पहुंच रही है, तब तक जो ऑब्जेक्ट है कुछ यहाँ तक आ जाएगा आगे। तो इसीलिए हमने देखिए क्या किया है, इसका जो एवरेज लिया है पूरा, ये देखिए इसमें आएगा T1 और इसमें आएगा मान लीजिए T2 टाइम, तो T2 हमारा कम होगा, जल्दी पहुंच जाएगा हमारा, तो T1 अपॉन T2 बाई टू, T1 प्लस T2 अपॉन टू, इसे ही बोल देते हैं हम टाउ बाई टू, T1 प्लस T2। अब टाउ इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्ट शिफ्ट कर जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा, तब तक जो रेंज पहुंचेगी हमारी वेव रडार पर, तो ये आगे शिफ्ट कर जाएगा। अगर हम इसे अगर मान लीजिए हम
T1 कर देते हैं हमारा, मान लीजिए हमारा T1 में पहुंच गया, इससे ही बता देंगे हम हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, तब तक वो शिफ्ट कर जाएगा तो हमारी लोकेशन हो जाएगी चेंज। तो देखिए स्पीड, स्पीड को बोलते हैं हम रेंज, सॉरी सॉरी डिस्टेंस को बोलते हैं हम रेंज, डिस्टेंस यानी रेंज। तो रेंज क्या होगी, स्पीड, स्पीड क्या हमारी वेलोसिटी ऑफ लाइट से जो है ईएम वेव्स चलती हैं। तो स्पीड क्या होगी हमारी सी, टी, टी की वैल्यू क्या हो जाएगी टाउ बाई टू, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो ये आ जाएगा हमारा फॉर्मूला, रेंज इक्वल्स टू सी टी अपॉन टू। रिफ्लेक्टेड पल्स को ही हम इको सिग्नल भी कहते हैं जो वापस आ रहे हैं। अब देखिए कैसे वर्क किया है, ट्रांसमीटर से एंटीना के पास गया, एंटीना से गया ये हमारा टारगेट के पास, टारगेट से वापस आया इको सिग्नल की फॉर्म में, फिर ट्रांसमीटर से ये पहुंच गया रिसीवर सिग्नल में, और ये ऊपर हो गया जो टारगेट डिटेक्शन, और इसके बीच में हो गई हमारी रेंज कैलकुलेशन और लोकेशन। रडार सिस्टम हैज अ ट्रांसमीटर दैट ट्रांसमिट्स रेडियो वेव्स नोन एज रडार सिग्नल इन प्री डिटरमाइंड डायरेक्शन। हम खुद से डायरेक्शन डिटरमाइन करते हैं कि इस डायरेक्शन में हमारी वेव जानी चाहिए, उसी डायरेक्शन में वापस हिट करने के बाद वो वापस आएगा, इसे ही कहते हैं हम ट्रांसमिशन, जो हमारा प्रोड्यूस कर रहा है रेडियो वेव्स या रेडियो सिग्नल्स। अब बात करते हैं आगे, व्हेन द सिग्नल्स कॉन्टैक्ट द ऑब्जेक्ट आर यूजुअली रिफ्लेक्टेड इन मेनी डायरेक्शन, में काफी डायरेक्शन में हिट करने के बाद देखिए रिफ्लेक्ट करती है, लेकिन कुछ ऐसी भी वेव्स होंगी जो वापस आएंगी उसी डायरेक्शन। द रडार सिग्नल रिफ्लेक्टेड बाय द मटेरियल और ऑब्जेक्ट, आगे करते हैं, द रडार सिग्नल आर रिफ्लेक्टेड बैक टूवर्ड्स द रडार रिसीवर एंड आर द डिजायरेबल वंस दैट मेक द रडार डायरेक्शन वर्क। अब जो रिफ्लेक्ट हो रही है वो डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती है जो वापस जा रही है, उन्हें हम कहते हैं हमारी एक्चुअल वर्किंग, क्योंकि वही हमारी वर्किंग में मदद करती है जो वापस रडार पर आ रही है। If the object is moving either toward or away from the radar, there will be a change in the frequency of radio waves due to the Doppler effect। अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा आ रहा है या जा रहा है, उसी को हम डिटेक्ट कर लेते हैं, उसी को कहते हैं हम डॉपलर इफेक्ट की वजह से इसका डिटेक्शन हुआ है। आगे बात करते हैं हम इसके सैटेलाइट की, ये तो होगी इसकी वर्किंग। अब बात जो आती है हमारी सैटेलाइट की आती है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन है क्या, तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन देखिए, कोशिश कर, सॉरी ये हमारे सैटेलाइट की वर्किंग है। एक सैटेलाइट होगी हमारी, ये देखिए ये हमारी सैटेलाइट, ये हमारे हो गए एंटीना। तो यहाँ से हमारा कोई सिग्नल जाएगा, इस सैटेलाइट को हिट करेगा, और इसके बाद दूसरे सिग्नल एंटीना पर हमारा पहुंच जाएगा। ये होता है हमारी इसकी वर्किंग। ये एक अर्थ स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर है, ये सिग्नल इस पर जाएगा, इस पर हिट करेगा और वापस आएगा। तो देखिए इसको देखते हैं, इट इज अ स्मॉलर ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड द लार्ज ऑब्जेक्ट। अब सैटेलाइट किसे कहते हैं, एक कोई स्मॉल ऑब्जेक्ट है जो लार्ज ऑब्जेक्ट के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, जैसे कि हमारा मून करता है हमारी अर्थ के चारों ओर। तो ये हमारी सैटेलाइट होती है मून की, इसे ही हम नेचुरल सैटेलाइट भी कहते हैं। जिस तरह से मून हमारा रिवॉल्व करता है, उसी तरह से हमारी सैटेलाइट भी अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती है, मून के अराउंड अराउंड भी करती है। देखिए ऑब्जेक्ट जो होना चाहिए हमारा बड़ा होना चाहिए, सैटेलाइट जो होती है हमारी छोटी होती है। ऑब्जेक्ट है वो रिवॉल्व कर रहा है उसके अराउंड ऑर्बिट में, उसे ही कहते हैं हम सैटेलाइट। शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू एनी कम्युनिकेशन, एनी मीडियम इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। तो सैटेलाइट और कम्युनिकेशन दोनों की पता चल गया क्या क्या है हमारा सैटेलाइट कम्युनिकेशन। शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड कम्युनिकेशन, so we can say that satellite communication is the communication between two earth station through a satellite। अर्थ स्टेशन से दो जो दो अर्थ स्टेशन है, एक ए और बी, दोनों एक ट्रांसमिट करेंगे सैटेलाइट पर, जो वेव जाएंगी वहां से फिर से दूसरे पर पहुंच जाएगी, एक से जाएगी दूसरे पर पहुंच जाएगी। जैसे यहाँ से एक सैटेलाइट जनरेट हुई, यहाँ से अर्थ स्टेशन अर्थ वो सॉरी सैटेलाइट पर पहुंची और फिर से एंटीना पर वापस आई अर्थ स्टेशन। ये हमारी इसकी वर्किंग होती है। सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ विद द सेम स्पीड दैट ऑफ अर्थ। अब जो सैटेलाइट हमारी रिवॉल्व करती है वो उसी स्पीड से करती है जिस स्पीड से हमारी अर्थ रिवॉल्व कर रही है, उसे कहते हैं द सैटेलाइट इज स्टेशनरी विद रेस्पेक्ट टू। अब देखिए उसकी स्पीड क्या हुई, अगर उसी के जितनी स्पीड हमारी अर्थ की उसी स्पीड से हमारी जो है सैटेलाइट रोटेट करेगी तो स्टेशनरी होगी। कैसे, जैसे
अगर हम दो बाइक को बराबर चलाते हैं, एक दूसरे को देखते हैं तो हमें कांस्टेंट दिखाई देती है कि हमारा दोनों हम मोशन में नहीं है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। या हम कह सकते हैं किसी ट्रेन के डिब्बे में अगर हम बैठे हैं और दो व्यक्ति एक दूसरे को देख रहे हैं, तो वो देखेंगे कि वो दोनों रेस्ट में है। लेकिन देखिए ट्रेन तो हमारी चल रही है, लेकिन दोनों क्या है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में हमारे स्टेशनरी है। In this communication, electromagnetic signals are used as carrier signal. इनमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल हैं वो हमारे कैरियर सिग्नल्स होते हैं, यूज होते हैं। These signals carry the information such as audio, video or any other data between the space and ground, और स्पेस और ग्राउंड के बीच में यूज होती है। अब देखिए हमारी स्टेशनरी हमने क्यों ली? अब देखिए हमने कोई सिग्नल एक डायरेक्शन में हमने जनरेट किया और जो सैटेलाइट की स्पीड है वो अर्थ की स्पीड के अकॉर्डिंग नहीं हुई, तो डिफेक्ट उन दोनों में डिफरेंस आएगा। जहाँ पर सिग्नल जाना चाहिए वहाँ पर हमारी सैटेलाइट पहुँच ही नहीं पाएगी, क्योंकि सैटेलाइट की स्पीड या तो ज़्यादा हो या कम हो। तो देखिए हमारा जो सिग्नल है जहाँ पर हिट करना चाहिए वो सैटेलाइट को हिट ही नहीं करेगा, तब तक पहुँचेगा वो स्पीड चेंज हो जाएगी। हमारा अगर मान लीजिए अर्थ से स्पेस तक जाने में 2 मिनट लगे, 1 मिनट लगा, 1 मिनट में तो डिफरेंस आ जाएगा सैटेलाइट। सैटेलाइट अगर ज़्यादा स्पीड होगी तो आगे निकल जाएगा। तो इसीलिए हमें स्टेशनरी चाहिए अर्थ के रेस्पेक्ट में। अपलिंक फ्रीक्वेंसी और डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी दोनों मतलब सेम नहीं होती। मतलब देखिए ये रही, यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी भेज रहे हैं सैटेलाइट पर हम एंटीना से, और जो एंटीना सॉरी सैटेलाइट से वापस जो आ रही है वो दोनों हमारी डिफरेंट होती है। ये एक एंटीना हमारा ग्राउंड स्टेशन, ये दूसरा ग्राउंड स्टेशन, ये रहा। यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी जा रही है वो मान लीजिए F1 है, और सैटेलाइट पर पहुंचने के बाद वो वापस आ रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, वो होगी हमारी F2। ये हमारी ओवरऑल हुई हमारी कम्युनिकेशन का सिस्टम का पार्ट कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और इसके नोट्स मिलेंगे आपको टेलीग्राम चैनल।